Welcome बच्चों, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with a new chapter of class 12th, chapter number 11 of NCERT. The chapter is all about the nature of matter and radiation, means dual nature of matter and radiation. तो बेटा इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन मीन्स लाइट. सो लाइट के दो नेचर हैं. देयर आर टू नेचर्स ऑफ लाइट. वन इज पार्टिकल नेचर एंड द सेकंड वन इज वेव नेचर. इसी तरह से मैटर मीन्स जो भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ये व्हाइट बोर्ड, आप, हम, कोई भी सब्सटेंस, चेयर, स्टूल, टेबल एंड ऑल, जो भी यूनिवर्स में सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है उसके भी दो नेचर है. मीन्स वन नेचर इज पार्टिकल. एवरीबडी नोज कि वो पार्टिकल से बना हुआ है. उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटम है. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है. तो दूसरा नेचर इसका क्या होगा? व्हेन दिस सब्सटेंस, व्हेन दिस पार्टिकल इज इन मोशन, अ वेव इज एसोसिएटेड विद इट, मीन्स इट ऑल्सो हैव wave nature. So one is particle nature and the second one is wave nature. That kind of discussion we will do here in this particular chapter. The chapter is really interesting and very easy also to understand. So let us see first the introduction about the chapter. So here I have written radiation and matter. तो सबसे पहले बेटा हम रेडिएशन की बात करते हैं, ठीक है? तो रेडिएशन हमने लिखा. Radiation के there are two natures. One nature is I am writing here and another nature I am writing here. Radiation देखिएगा, लाइट की हम बात कर रहे हैं. रेडिएशन का मतलब है लाइट, ठीक है? लाइट. जनरली आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि रेडिएशन का मतलब है लाइट. तो लाइट के दो नेचर हैं. वन इज वेव नेचर एंड द सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर. वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. हु सपोर्ट्स इट? कौन, किसने इसको सपोर्ट किया? वेव नेचर का मतलब देयर आर वेरियस साइंटिस्ट हु सपोर्ट दिस वेव नेचर. लाइक हाइजन आया हमारे पास, ठीक है? हाइजन के बाद हमारे पास इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं. लाइक यंग्स साइंटिस्ट का नाम है, आप 12th में ही पढ़ते हैं ऑप्टिक्स चैप्टर में. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 स्लिट वाला, तो वो भी इसके अंडर आता है, ठीक है? तो वेव नेचर का मतलब है पार्टिकल हैज वेव नेचर एंड बाय इफ यू कंसीडर the light has wave nature, and if we consider the wave nature of light, then it possesses various phenomena. Means light possesses various phenomena like interference, famous phenomena, redistribution of the energy, interference. उसके बाद इसमें हम लिख सकते हैं diffraction, ठीक है? Then इसमें हम लिख सकते हैं polarization. Then many more phenomena are there which suggest light is a wave. तो बहुत सारे phenomena which were explained with the help of wave nature of light. Secondly, if we talk about particle nature, तो लाइट का पार्टिकल नेचर है. बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पार्टिकल नेचर को सजेस्ट किया. ये भी मतलब आप ये समझो कि अधिकारों की लड़ाई है. कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये पार्टिकल नेचर होगा, कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं पार्टिकल नहीं होगा, वेव होगा. और कुछ ऐसे महानुभाव भी थे जिन्होंने कहा ये वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. वो हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन है, ठीक है? तो पार्टिकल नेचर के लिए जो सपोर्ट करते हैं बहुत सारे आपके पास बहुत सारे जो फिनोमिनाज हैं जो उसको एग्जिबिट करते हैं, इसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ओनली बी ये आप क्लास 11th में पढ़ते हैं. इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ this particular phenomena, this particular concept. Light is a particle. Light is a particle in the form of particle, means bundles of energy, packets of energy, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लेटर ऑन पार्टिकल नेचर से ही रिलेटेड और भी एक्सपेरिमेंट हुए. लाइक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया, डेविसन एंड जर्मर आया, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है, ठीक है? तो मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हमारे चैप्टर के भी जो सेगमेंट बनेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर.
अब हम बात कर लेते हैं इसमें मैटर। जैसे हमने बताया आपको रेडिएशन, उसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पर मैटर। मैटर का मतलब एवरी सब्सटेंस, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, ठीक है, चेयर, टेबल, कोई भी ब्लैक व्हाइट बोर्ड। तो मैटर का मतलब है कोई भी सब्सटेंस जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। आप, हम, सब चीजें मैटर ही है, मैटर से ही बनी हुई हैं। और मैटर किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और उससे भी कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, या हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है। तो मैटर के पास भी बेटा वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर है। तो इसका जो मोस्ट प्रेफर्ड पार्ट है वो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि सब जानते हैं ये पार्टिकल से बना हुआ है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि यहाँ पर हमें ये भी सजेशन मिला फ्रॉम द साइंटिस्ट कि जो मैटर है वो वेव नेचर को भी शो करता है, वेव नेचर को भी शो करता है पार्टिकल। तो मैटर। तो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने के लिए, पार्टिकल नेचर तो हम जानते ही हैं, ठीक है, और वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, लाइक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की हेल्प से उन्होंने हमें बताया कि भैया इसका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसका जो क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। तो बेसिकली देयर आर टू सेगमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रेडिएशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मैटर। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द history related to the establishment of the concept that light has both characteristics, means it has particle nature as well as it is wave nature। तो कैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कुछ चीजें आई, डेवलप हुई, इन्वेंट हुई, और अल्टीमेटली ये माना गया कि दोनों, इसके पास दोनों ही नेचर हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले इस सीक्वेंस में हम बात करेंगे बेटा 16th सेंचुरी के साइंटिस्ट डिस्कार्टेज। ग्रेजुएशन में बहुत पढ़ते हैं या फिजिक्स में डिस्कार्टेज प्रिंसिपल एंड ऑल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कार्टेज। फर्स्ट साइंटिस्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्कार्टेज। डिस्कार्टेज वाज द साइंटिस्ट इन अर्ली 16th सेंचुरी, राइट। उन्होंने कहा कि भैया ये जो लाइट है ना, इट्स ऑल अबाउट लाइट। हम रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट मैटर। तो डिस्कार्टेज ने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है, शो करती है, उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। बट डिस्कार्टेज भाई साहब की जो थ्योरी थी वो थ्योरी फिलोसॉफिकल थी, मतलब जैसे फिलॉसफी झाड़ने वाले होते हैं ना, हाँ, कोई प्रूफ नहीं होता, बातें बना दो बस। तो फिलोसॉफिकल थे ये, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, साइंटिफिक अटैच नहीं था कि भैया ये इसलिए है, जो स्पेसिफिक रीजन इसके पास कोई नहीं था। फिलोसॉफिकल थ्योरी थी, पार्टिकल नेचर के लिए इन्होंने थ्योरी दी, ठीक है, जो बिल्कुल फिलोसॉफिकल थी, no scientific background, that's why this theory was not considered seriously। उसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दी, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हमारे पास आए, ले भैया तू ये कहता है कि ये पार्टिकल नेचर है। तो एक स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, एक हाइजेन नाम है इनका, वो इसी 16th सेंचुरी में, मीन 1650 से 60 के अप्रॉक्स में, ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया पार्टिकल नेचर तो तुम रहने दो, वेव नेचर है, वेव नेचर है। अच्छा, एक चीज और, इसमें डिस्कार्टेज की जो पार्टिकल नेचर फिलॉसफी थी वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर रही थी। कौन से प्रिंसिपल? लाइक जैसे रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है, और उसके बाद हमने इसमें स्नेल्स लॉ पढ़ा, ये सब चीजें, डबल रिफ्लेक्शन एंड ऑल, ये सब चीजें, ये जो पार्टिकल नेचर है वो एक्सप्लेन कर भी रहा था, ऐसा नहीं है कर नहीं रहा था, बट स्टिल साइंटिफिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था।
हाइजन केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसने कहा कि वेव नेचर होता है, और बैक टू बैक अपनी वेव फ्रंट की थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट दिया इन्होंने, ठीक है। हाइजन प्रिंसिपल दिया टू एक्सप्लेन, और जो भी लॉज थे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वाले, लाइक स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उन सबको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इस हिस्ट्री में। तो सब कुछ इन्होंने बता दिया कि भैया हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाय दिस थ्योरी। हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन। इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था इनको यूज करने के लिए? वेव फ्रंट का, वेवलेट्स एंड वेव फ्रंट्स का, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स एंड ऑल, लाइट कैसे ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ, लाइट कैसे ये जो ट्रेवल करती है लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हाइजन प्रिंसिपल आया, जो बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था इस सीक्वेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा न्यूटन। ओहो, न्यूटन जी आए। न्यूटन का मतलब है भैया कोई बड़ा ही नाम था। न्यूटन की बात को कौन टाल सकता था? 1660 से 70 की रेंज में इन्होंने कुछ अपने कंक्लूजन्स दिए और कहा कि भाई उन्होंने कहा कि भैया वेव नेचर का तो पता नहीं, पर पार्टिकल नेचर जरूर है लाइट के पास, और उसको सपोर्ट करने के लिए बेटा एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन्होंने, मतलब डिस्कार्टेस की थ्योरी को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया उसको, और उसको नाम दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी, प्योर कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, ठीक है। तो न्यूटन केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उन्होंने, और ये साइंटिफिक थ्योरी थी। सबसे बड़ी इसका अचीवमेंट क्या था कि ये साइंटिफिक थी, इसके कुछ रिलेवेंस भी थे, साइंटिफिक थ्योरी थी, जिसको नेग्लेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, और ऊपर से नाम इतना बड़ा न्यूटन। तो भैया न्यूटन ने राज किया अप्रॉक्स 100 ईयर्स, समझ रहे हैं आप? नाम ही काफी है, कहते हैं ना, नाम ही काफी है। तो न्यूटन ने राज किया 100 ईयर्स। तो अबाउट 100 ईयर्स के आसपास, 100 ईयर्स तक यही चलता रहा, ठीक है। उसके बाद 18th सेंचुरी में आप सीधा आ जाइए, क्योंकि 1670 से 100 ईयर करेंगे तो 1770 आ गया, मीन 17th सेंचुरी अप्रॉक्सीमेट निकल चुकी है। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, यंग्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट यंग, थॉमस यंग, ठीक है। तो यंग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। वो 18th सेंचुरी में आए, 1801-1800 के आसपास, ठीक है। तो 1801 लिख लीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, लाइट पार्टिकल का तो पता नहीं भैया, वेव नेचर जरूर एग्जिस्ट कर, वेव नेचर तो होता ही है इसका, और उसको सपोर्ट करने के लिए बैक टू बैक सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने दिए। सबसे जो फेमस है वो है इनका एक्सपेरिमेंट YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है? इंटरफेरेंस का, ठीक है। समझ आया आपको? इंटरफेरेंस का। उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुए। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं बेटा, अभी बताता हूं मैं आपको, एक बार ब्रीफ करते हैं अभी आपको। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड देन पोलराइजेशन। जो मेन उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं जब आप लाइट को वेव नेचर कंसीडर करेंगे। अगर लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे तो इन्हें एक्सप्लेन करना इट इज नॉट पॉसिबल। ये होते हैं क्योंकि वेव नेचर लाइट का है। सो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उन्होंने कहा भैया, तो न्यूटन ने भी कहा यार ये क्या, मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट आया कि वेव नेचर ही है, दोबारा से आ गए वेव नेचर पे। अभी तक पार्टिकल का दौर चल रहा था और 100 इयर्स तक पार्टिकल के बारे में बात हो रही थी, नेचर के बारे में बात हो रही थी। एकदम से यंग टपक गया 1801 में। उसने कहा कि भैया ये वेव नेचर होगा और बहुत सारे फिनोमिना। इंटरफेरेंस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, जिसमें हम YDSE एक्सपेरिमेंट में हम लाइट सोर्सेज यूज करते हैं और अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द स्क्रीन। डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ द बीम राउंड द ऑब्स्टेकल, कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड
डिफ्रैक्शन, जैसे डिफ्रैक्शन साउंड के केस में भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन लाइट के केस में भी हो सकता है। साउंड के केस में कैसे होगा, आप बंद रूम में हैं, मतलब कमरे के अंदर हैं, क्लासरूम के अंदर हैं और आपको बाहर से भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन है। वो आपके गेट बंद है, विंडो बंद है, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। वो कहाँ से आ रही है, गेट के नीचे से आ रही है, गेट के कॉर्नर्स के एजेस के साइड में से आ रही है, हिंजेस के साइड में से आ रही है। तो द बेंडिंग ऑफ द बीम राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन एंड दिस वन इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये फिनोमिना एक्सप्लेन तभी हुए जब लाइट को कंसिडर किया गया कि ये वेव नेचर है। तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर ये आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, लेकिन इसको सपोर्ट जो सबसे ज्यादा किया वो हमारे वेरी रिनोन साइंटिस्ट मैक्सवेल। ये 1860 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 इक्वेशंस दिए, 4 इक्वेशंस। मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस फेमस हैं जो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करती हैं और वेव कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इसने क्या किया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैलकुलेट किया। जो हमारे इन्होंने कैलकुलेट किया वो थी 2.999 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ लाइट थी जो पहले से चली आ रही थी, थियोरेटिकल वैल्यू वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। सो दिस वैल्यू वाज वेरी क्लोज इन विसिनिटी टू द थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो बेटा ये क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भैया लाइट की स्पीड से ही तो ये वेव ट्रेवल करती है, इसका मतलब ये लाइट ही तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया ना, तो लाइट इज अ वेव। तो इन्होंने क्या किया, थॉमस यंग को सपोर्ट किया, ठीक है। मैक्सवेल ने थॉमस यंग को सपोर्ट किया इस थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद इसमें बेसिकली आप यहाँ पर एक बस ये जो वेव नेचर है ना आपका, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा भाई, अब देखो दोबारा से पहले पार्टिकल चला रहा था, फिर वेव आया, फिर पार्टिकल ने 100 साल राज किया, फिर उसके बाद वेव आया, फिर दोबारा से वेव आया, इसका मतलब अब वेव डोमिनेट करने लगा। देखिए ये वेव नेचर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन बस एक थ्योरी दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट होता है बेसिकली, लेकिन अगर वेव कॉन्सेप्ट को माने तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि वेव इज अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट डिस्क्रीट। तो वो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं होता एक्चुअल में, वो स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, दैट वाज द फेलियर। बाकी सब कुछ इसने वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो प्लैंक्स आए हमारे भाई साहब क्वांटम थ्योरी लेके, और एक नोवेल आइडिया उन्होंने दिया और बहुत प्यार से उन्होंने समझाया कि भैया अगर आप लाइट को पार्टिकल ही मान लें, तो आपका जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं हो रहा वो भी हो जाएगा, मतलब हमारा सब काम हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा क्वांटम फिजिक्स लेकर आए प्लैंक्स बहुत ही रिनाउंड है और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। प्लैंक्स आए, ठीक है। तो प्लैंक्स ने 1900 के आसपास की ये बात है, 1900 के ईयर्स के उसके टाइम की बात है, 1900 की। तो प्लैंक्स आए, उन्होंने कहा कि भैया ये पार्टिकल नेचर ही मान लो तुम इसका, और ये पार्टिकल नेचर मानेंगे तो ये क्या करेगा, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करेगा, जो बाकी के बस का नहीं था एक्सप्लेन करना।
ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि दैट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दोज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स, क्वांटा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया E = h/nu, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पर इन्होंने दी। तो प्लैंक्स के बाद इसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आइंस्टीन, फिर दोबारा से एक ऐसा नाम आ गया जिसको इतिहास जिसको माना जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो आइंस्टीन, सर आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन इन टाइम की अगर हम बात करें तो ये आप 1905 ईयर्स लेटर ही शायद था ये 1905। तो इन्होंने कहा कि भैया पार्टिकल नेचर ही होता है, मैं कह रहा हूं पार्टिकल नेचर ही होता है, मैं कह रहा हूं पार्टिकल नेचर ही होता है। तो आइंस्टीन की हम बात कर रहे थे पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में इन्होंने एक्सप्लेन किया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया सर आइंस्टीन ने, ठीक है। और बाय यूजिंग हिज स्टैंडर्ड इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो हम इसमें ये कहा गया कि जो एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस है, ऑन द मेटल सरफेस, दैट इज यूटिलाइज्ड इन टू फॉर्म्स। One is in overcoming the stopping work function, and the second one is giving kinetic energy to the electron so that it can come out. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली एक्सप्लेन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक का विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन। तो ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन लास्ट हम बात करें तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आ गई 1924 में, जिन्होंने संकट ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया वेव नेचर भी मानो, आप वेव भी मानो और आप पार्टिकल भी मानो, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वेव भी मानो और पार्टिकल भी मानो आप। और उसको सपोर्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट और हुए डेविसन एंड जर्मर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है, लेकिन उससे एसोसिएटेड वेव को भी कैलकुलेट करके बताया कि ये वेव इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। मींस इफ ए पार्टिकल इज इन मोशन देन इट इज एसोसिएटेड विद अ वेव, और वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करके भी बताई, दैट इज डेविसन एंड जर्मर। तो वो डेविसन एंड जर्मर हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट है 1925 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल, द इंट्रोडक्शन एस्पेक्ट, the theoretical aspect, the historical aspect of dual nature of matter and radiation.